जो इतने सालों से सहती आ रही हूँ, बेटी बहू के सामने नहीं सहना चाहती। मेरी सबसे प्रिय सहेली सुख का बेटा सचिन पहले मुझे आंटी कहकर बुलाता था, मगर जब से मेरी बेटी पूजा के साथ उसकी शादी हुई है, वह मजाक में मुझे सामा यानी सासू माँ कहकर बुलाता था। उस दिन रात में लगभग 12 बजे फोन की घंटी बजी तो नींद में हड़बड़ाते हुए मैंने फोन उठाया और फिर लड़खड़ाते शब्दों में हेलो कहा तो दूसरी ओर से मेरे दामाद सचिन की चीर पर चीर आवाज मुझे सुनाई दी। मैं सचिन बोल रहा हूँ सामा। उस रात उसकी आवाज सुनकर मैं अनायास ही खुश हो गई थी और बोल पड़ी, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, इतनी रात के कैसे फोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है सामा, पर आपको एक सरप्राइज दे रहा हूँ। पूजा और मम्मी कल राजस्थान एक्सप्रेस से दिल्ली आपके पास पहुँच रही हैं। अरे वाह, क्या दिल खुश करने वाली खबर सुनाई है, और तुम क्यों नहीं आ रहे हो उनके साथ? अरे सामा, आपको तो पता है कि मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता, और इन दोनों का प्रोग्राम तो अचानक ही बन गया, तभी तो प्लेन से नहीं आ रही हैं। मैं तो कल से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा था, मगर फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, तभी तो आपको इतनी रात को परेशान करना पड़ा। ये दोनों कल 10 साढ़े 10 बजे नजमुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरेंगी। राजू भैया को लेने के लिए भेज देना। हाँ हाँ राजू जरूर जाएगा, और वह नहीं जा सका तो उसके पापा जाएंगे, तुम चिंता मत करना। यह कहते हुए मैंने फोन रख दिया और खुशी से तुरंत अपने पति को जगाते हुए उन्हें पूजा के आने की खबर सुना दी। गुड़िया आ रही है, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ तुम्हारी वह नकचड़ी सहेली क्यों आ रही है? हमेशा की तरह उन्होंने सुबह से नाराजगी जताते हुए मजाक में कहा, अरे उसका और मेरा एक बेटा भी यही दिल्ली में ही रहता है, उससे मिलने का जी भी तो करता होगा उसका। पूजा को यहाँ पहुंचकर सुबह कल चली जाएगी अपने बेटे के पास। सुबह को शुरू से ही जाने क्यों यह पसंद नहीं करती थी, जबकि वह मेरी सबसे प्रिय सहेली थी। स्कूल और कॉलेज से ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। कॉलेज में सुबह को मेरी ही कक्षा में एक लड़के शिखर से प्यार हो गया था। उन दोनों के प्यार में मैंने किसी नाटक के सूत्रधारा की भूमिका निभाई थी। मुझे कभी शेखर की चिट्ठी सुबह को पहुंचानी होती थी, तो कभी सुबह की चिट्ठी शेखर को। सुबह अपने प्यार की बातें मुझे सुनाती रहती। खूबसूरत और तेज दिमाग की सुबह अमीर बाप की इकलौती बेटी होने के बावजूद मेरे जैसे सामान्य मिडिल क्लास परिवार की लड़की से दोस्ती कैसे रख सकती है? यहाँ उन दिनों कॉलेज के हर किसी के मन में सवाल था, शायद दोस्ती में जहाँ मन मिल जाते हैं वहाँ कोई कुछ कर सकता है भला? सुबह का शिखर से प्यार हो जाने के बाद यह दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। शेखर के पिता बहुत बड़े उद्योगपति थे। साइंस में इंटर करने के बाद शेखर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मुंबई चला गया, मगर सुबह को वह भूला नहीं था। आखिर कॉलेज की पढ़ाई पूरा करते करते ही सुबह और शेखर का प्रेम विवाह हम सब सहपाठियों के लिए एक यादगार बनकर रह गया था। सुबह की शादी के साल भर बाद ही मेरी भी शादी हो गई, और मैं यह जानकर बेहद खुश थी कि शादी के बाद मैं भी सुबह की तरह मुंबई में रहने जा रही थी। मुंबई में हम जब तक रहे थे दोनों अक्सर मिलते रहते थे, मगर सुबह और शेखर के रहीसी ठाट बाट से मेरे पति साथ कभी एडजस्ट नहीं हो सके थे। इसी से जब भी सुबह से मिलने की बात होती, ये अक्सर टाल देते थे। मेरे पहले बेटे राजू के जन्म के बाद मेरे पति ने पहली नौकरी छोड़कर दूसरी ज्वाइन की, तो हम दिल्ली आ गए, जहां आने के 3 साल बाद पूजा का जन्म हुआ, और फिर घर गृहस्थी के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस गई। सुबह ने मेरी निकटता फिर से धीरे धीरे कम होती गई। इस बीच सुबह भी 2 बच्चों की मां बन गई, और दोनों
बार लड़के ही हुए थे। यह खबर तो मुझे मिलती रही थी, मगर अब हमारी दोस्ती दिवाली, न्यू ईयर या बच्चों के जन्मदिन पर बधाई भेजने तक ही सीमित रह गई थी। पूजा को मुंबई के एक कॉलेज में MBA में एडमिशन मिल गया और वहीं उसकी मुलाकात सचिन से हो गई। पहली मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई और फिर ठीक सुबह और शेखर की तरह पूजा और सचिन का प्यार भी परवान चढ़ा था। मुझे धुंधली सी आज भी याद है, जब शादी तय करने की बारी आई थी तो सबसे पहले सुबह ने ही शादी का विरोध किया था। कुछ अजीब से अंदाज में उसने कहा था, शादी के बारे में हम 2 साल बाद सोचेंगे। मैं तो उसके मुंह से यह सुनकर हैरान रह गई थी। सुबह के बाद करने के तरीके को देखकर गुस्से में मैंने भी झट से कहा था, तूने भी तो कभी लव मैरिज की थी, तो आज अपने बच्चों को क्यों मना कर रही है। इस पर बड़े ही शांत स्वर में सुबह बोली थी, तभी तो मुझे पता है कि लव और मैरिज में ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये दर्शन शास्त्र की बातें मत छाड़, तू सच सच बता, क्या तुझे पूजा पसंद नहीं या फिर हमारे परिवारों की आर्थिक असमानताओं के कारण तू मना कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं शादी का विरोध नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ यह कह रही हूँ कि शादी 2 साल बाद करेंगे। लेकिन क्यों? सुबह सचिन तो अब अच्छा खासा कमा रहा है और पूजा की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, फिर अब बेकार में 2 साल रुकने की क्या ज़रूरत है। यह मैं तुम्हें आज नहीं बता सकती और पता नहीं कभी बता भी पाऊंगी कि नहीं। हम सब तो चुप हो गए थे, लेकिन सचिन और पूजा दोनों ठहरे आज के आधुनिक विचारों के बच्चे। वो दोनों कहाँ समझने वाले थे। उन दोनों ने अचानक एक दिन कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी और हम सबको हैरान कर दिया था। सुबह और शेखर ने हालात को समझते हुए एक भव्य 5 स्टार होटल में शादी की जोरदार पार्टी दी थी और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। पूजा की शादी को साल भर हो चुका था। इस दौरान वह और सचिन अक्सर दिल्ली मेरे यहाँ आया करते थे, मगर सुबह पहली बार मेरे यहाँ बतौर समधन आ रही थी, इसलिए भी मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मुझमें बहुत सी पुरानी यादें उमड़ती जा रही थी और उन मीठी सुहानी यादों की डोर मुझे कभी बचपन में तो कभी जवानी में ले जाकर मायके पहुंचा रही थी। ठीक 11 बजे राजू पूजा और सुबह को घर ले आया। कार से उतरते हुए मैंने उन दोनों को देखा तो पूजा सिर्फ एक बैग लेकर आई थी, मगर सुबह तो 3 से 4 बैग के साथ आई थी। बैगों को देखकर मेरे चेहरे पर आए अजीबो गरीबो भाव को देखकर कुछ झेपते हुए सुबह बोली, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है ना। दरअसल मैं अब दिल्ली में अपने बेटे मुन्ना के पास रहने के इरादे से आई हूँ। मेरा सामान यहीं बाहर ही रहने दो। अभी थोड़ी देर में मुन्ना आ जाएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मेरी प्यारी समधन जी, आप हमारे घर अपनी इच्छा से आई हैं, मगर जाएंगी हमारी इच्छा से, समझी। आप ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप अंदर चलो। मैंने सुबह से मजाक करते हुए कहा था, तो मेरे बोलने के अंदाज से वह बहुत खुश हो गई और मेरे गले लगकर पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी। खाना खा लेने के बाद हम सब कुछ देर तक गपशप करते रहे। पूजा अपने डैडी से अपने काम की बातें करती जा रही थी। पूजा की बातों से प्रभावित होकर राजू भी अपनी छोटी बहन से सवाल पर सवाल
पूछता जा रहा था। कुछ देर तक उन तीनों की बातें सुन लेने के बाद मैं सुबह को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर हम दोनों जब पलंग पर लेट गए तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ होते हुए पहले की तरह अनगिनत बातें शुरू कर देंगे और बातें करने को समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या उम्र के तकाजे ने या बदलते रिश्ते ने हमारे ओठ सिल दिए थे। मैं सोचने लगी कि सुबह बड़े धीर गंभीर और संयत स्वर में अचानक बोली थी, मैं तलाक ले रही हूँ सालो। क्या कहते हुए मैं पलंग पर से उठकर बैठ गई थी। हाँ सालो, यह सच है। तुम्हें कहीं बाहर से खबर मिले और फिर तुम लोग परेशान हो जाओ, इससे अच्छा है कि मैं ही बता दे रही हूँ। इसलिए पहले मैंने पूजा व सचिन की शादी 2 साल बाद करने की बात कही थी। सोचती थी कि बेटे की शादी के बाद यह सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। अब मैंने अपना मन पक्का कर लिया है, लेकिन इतने सालों बाद यह फैसला क्यों सुबह? वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मगर जिस किसी को सुनाऊं उसे तो यह बहुत ही छोटी सी बात लगती है। कोई क्या जाने कि कभी कभी छोटी सी बात ही दिल में बवंडर बनकर समूचे जीवन को तहस नहस कर देती है। तुम तो जानती ही हो कि शेखर मुझसे बेहद प्यार करता था। प्यार तो वह शायद आज भी बहुत करता है, लेकिन शादी के बाद ही मैंने उसके प्यार में बहुत बड़ा अंतर पाया है। शादी के पहले मुझे यह तो पता था कि हमारे यहाँ शादी सिर्फ पति से ही नहीं, उसके पूरे परिवार से होती है। लेकिन शेखर से शादी करने के बाद मुझे लगा कि मेरा शादी शेखर के परिवार से नहीं, उसके परिवार की अजीबो गरीबी अमीरी से हुई है। सुबह की सारी बात सुन लेने के बाद मुझे इच्छा पूरी करने की आज़ादी कभी मिली ही नहीं सकती। यह बात सच थी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस घर में सुख ही सुख था। कहने, कपड़े, खाना पीना यानी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शेखर मुझसे प्यार तो बहुत करता था, मगर उसके प्यार में मेरी अपनी इच्छा की कोई कद्र नहीं होती थी। घर में कुछ काम नहीं था तो मैंने शेखर से आगे की पढ़ाई करने की बात कही तो ज़रूरत क्या है कहकर उसने मना कर दिया। कुछ करने की बात छोड़ो, किसी और मैं घर के इन 4 लोगों में से मेरी बातचीत सिर्फ शेखर से होती थी। शेखर के पिता ने कभी भी मुझसे आमने सामने होकर बात नहीं की थी। जब भी कुछ कहना होता तो शेखर से कह देते कि बहू से कहो। विशाल मेरा छोटा देवर शेखर से सिर्फ 2 साल छोटा था। वह स्वभाव से बेहद शर्मीला था। शुरू में मैंने उससे दोस्ती करने के लिए हंसी मजाक करने की कोशिश की तो एक दिन शेखर ने बड़ी गंभीर अंदाज में मुझसे कहा था, तुम विशाल से यूं हंसी मजाक ना किया करो, डैडी को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे डैडी को तो मैं ही अच्छी नहीं लगती, तभी तो वह सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। जो कहना होता है तुमसे कहलवाती ही, और अब विशाल से बात करने को भी मना कर रहे हैं। मैंने गुस्से में तुनक कर कहा था। इस पर शेखर का जो रौद्र रूप उस रात मैंने पहली बार देखा था, वह आज तक नहीं भूल पाई हूँ। अपने मजबूत हाथों से मुझे पलंग से उठाकर नीचे गिराते हुए एकदम
ही राक्षसी अंदाज में शेखर ने कहा था, इस घर में जो डैडी कहेंगे वही होगा और तुम्हें भी वही करना होगा। अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मगर तब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर बड़ी बेदर्दी से शेखर बेडरूम छोड़कर बाहर चला गया था और मैं रात भर रोती रही, पर मेरी सिसकियां सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इस घटना के बाद 15 से 20 दिनों तक शेखर और मुझ में बोलचाल बिल्कुल बंद थी। जाने कितने दिनों तक हम दोनों का यह मौन व्रत चालू रहता, मगर एक दिन की बात है, निरर्थक ना बढ़ने की सोचकर मैंने ही शेखर से बात करनी शुरू की और फिर शायद मुझे खुश करने के लिए ही वह उस समय मुझे घुमाने स्विट्जरलैंड ले गया था। वह 10 से 12 दिन जैसे परियों के पंख लगाकर उड़ गए थे। वापसी मैंने ही शेखर से कहा था, सोचती हूँ कुछ दिन माँ से मिल आऊँ। शेखर ने तब कहा था, चलो कल ही चलते हैं। माँ और बाबूजी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए थे। माँ तो दामाद की सेवा करते करते मुझे भूल ही गई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ दिन उनके पास छोड़ जाने की बात की शेखर से की तो उसने तपाक से मना कर दिया और फिर 2 दिन में ही शेखर के साथ अपने घर वापस आ गई थी। उस वक्त भी मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था और रात को शेखर से कुछ कहने ही वाली थी कि उसका तमतमाता हुआ चेहरा देखकर डर के मारे चुप हो रह गई। इस घटना के हर 15 दिन 20 दिन के बाद कुछ न कुछ ऐसा घट जाता जिससे मैं जान गई थी कि इस घर में मुझे अपने मन की इच्छा पूरी करने की आज़ादी कभी मिल ही नहीं सकती। यह बात सच थी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस घर में सुख ही सुख था। गहने, कपड़े, खाना पीना यानी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शेखर मुझसे बहुत प्यार करता तो था, मगर उसके प्यार में मेरी अपनी इच्छा की कोई कद्र नहीं होती थी। घर में कुछ काम था नहीं तो मैंने शेखर से आगे जॉब करने की बात कही तो उसने कहा, क्या ज़रूरत है, कहकर मना कर दिया। कुछ करने की बात छोड़ो, किसी सहेली से मिलने जाने की बात करती तो हर वक्त शेखर के साथ ही जाना होता था और उसी के साथ वापस भी आना होता था। इसी कारण मैं तुम्हारे घर बहुत कम आती थी। वैसे पूजा के डैडी की आंखों में मैंने रहस्य के प्रति नफरत कब की पढ़ ली थी, तभी तो सचिन व पूजा की शादी से मैं डरती थी। लगता था पूजा को मेरा ही इतिहास ना दोहराना पड़े, मगर सचिन बहुत समझदार है। शादी होते ही उसने अपनी अलग इंडस्ट्री खोल ली और उसने पूजा को भी बराबर का हिस्सेदार बना दिया है। पूजा को सचिन के साथ काम करते देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब पूजा को ऑफिस में काम करते देखती हूँ तो 10 साल पहले की एक बात मुझे याद आती है। 10 साल पहले शेखर ने जब अपने ऑफिस में पर्सनल ऑफिसर के तौर पर कविता की नियुक्ति की थी, तब जाने कितने दिनों बाद शेखर ने मेरे फिर से एक बार जबरदस्त लड़ाई हुई थी। वह सिर्फ झगड़ा नहीं था सालों, शेखर मुझे मारने पर भी उतर आया था। यह सब कुछ बताते हुए सुबह की आंखें भर आई थी और फिर न जाने कितनी देर तक आंसू बहाती हुई वह निःशब्द सी होकर बैठ गई थी। सुबह की सारी बातें सुन लेने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ। मन में बार बार यही एक सवाल उठ रहा था कि सुबह जैसे तेज तर्रार लड़की इतने दिनों तक क्यों चुप रहकर दब कर क्यों रह गई। कुछ न सोचते हुए मैंने अनायास ही सुबह से बेहद सरल सवाल करना शुरू किए थे। तो इतने दिनों तक
चुप क्यों थी? और अगर इतने दिनों तक चुप थी तो अब एकदम से तलाक लेने की आफत क्यों मोल ले रही हो? क्या अपनी खुददारी दिखाने का यही एक रास्ता बचा है तेरे पास? अपना विरोध हर कदम पर दिखाकर भी तो तू शेखर के साथ रह सकती है। नहीं सालो, मेरी खुददारी स्वाभिमान सब कुछ खत्म हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ शांति से और अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मतलब क्या करने वाली है तू? यहाँ दिल्ली में एक वृद्धा आश्रम खुला है, उसके संचालन का काम मुझे मिल गया है। सोचती हूँ ज़रूरतमंद वृद्धाओं की सेवा करूँगी तो जीवन में कुछ करने की चाह भी पूरी हो सकेगी। क्या शेखर ने इसकी इजाज़त दी है? उसकी इजाज़त मिलेगी ही नहीं, यह मुझे पता है। तभी तो पहले उससे तलाक लेकर अलग होने का फैसला लिया है, फिर अपना काम करूँगी। क्या सचिन यह सब जानता है? हाँ जानता है, और कुछ हद तक मेरी भावनाओं को समझता भी है, मगर तुम्हारी तरह वह भी कहता है कि अब यह सब करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर सच में ज़रूरत क्या है सुभा? जीवन में ज़रूरत शब्द की व्याख्या हर इंसान अपने अपने मन से करता है, और तब ज़रूरत हर किसी की अलग हो सकती है। 10 साल पहले शेखर ने जब अपने ऑफिस में कविता की नियुक्ति की थी तब हमारा आखिरी झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने कभी शेखर से झगड़ा नहीं किया, मैं अपने आप से ही झगड़ा कर रही हूँ। 10 साल से शेखर के मुंह से कविता की तारीफ सुन सुनकर मैं ऊब सी गई हूँ। मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी स्त्री सुलभ ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन सच तो यह है कि शेखर के मुंह से कविता की तारीफ सुनकर मैं हैरान होकर सोचती हूँ कि एक इंसान इस तरह अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बर्ताव कैसे कर सकता है। तो क्या तू समझती है कि शेखर और कविता में कुछ चल रहा है? मैंने बड़े ही संयत स्वर में पूछा। कुछ देर तक तो सुबह चुप रही, फिर बड़े ही अटपटे स्वर में बोली, मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकती, मगर यह सच है कि शेखर का अधिकतर समय अब उसी के साथ ही बीतता है। मैं यह भी नहीं कह सकती कि शेखर का मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। वह आज भी मेरी हर जिम्मेदारी को पूरा करता है। त्योहारों में मुझे गहने व साड़ियाँ दिलाना, मुझे पार्टियों में ले जाना, यह सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है, क्योंकि शेखर के जीवन में मैं आज भी बीवी नामक ऐसी चीज हूँ जिसका कानूनन शेखर का ही अधिकार है। लेकिन सालों आज इस तरह सिर्फ एक कानूनी अधिकार चीज बनकर रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। और दोनों बच्चों के बारे में तुमने क्या सोचा है? बच्चों का सोचते सोचते ही तो शेखर के साथ 30 साल गुजर गए। सालों अब बच्चे बच्चे नहीं रहे, उनके जीवन के अपने अपने तरीके हैं, उन्हें अपने तरीके से जीने दें। मुन्ना ने भी अपनी शादी तय कर ली है और उसकी शादी होते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी। जब भी बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके पास ज़रूर आऊंगी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अचानक इस तरह का निर्णय लेने से तुझे डर नहीं लगा? नहीं सालों, अब सच में डर नहीं लगता। जीवन में मैंने जो मानसिक यातनाएं भोगी हैं उन्हें अब दोबारा बहू बेटे के सामने भुगतने से डर लगता है। अब मैं निर्भय होकर जीना चाहती हूँ। सुबह की कहानी सुनकर मैं कुछ देर तक तो निःशब्द सी बैठी रही, फिर सुबह को गले लगा लिया और बोली, तेरी इस निर्भीक फैसले पर मुझे गर्व है सुबह। तेरे इस अनोखे निर्णय में तेरी यह सहेली हमेशा तेरे साथ रहेगी। जब किसी चीज की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बेहिचक मेरे पास चली आना, समधन समझकर नहीं, अपनी प्रिय सहेली समझकर। इतनी सारी मन की बातें मुझसे कह लेने के बाद मेरे कहने पर ही सुबह बहुत ही सामान होकर 2 दिन तक रह गई थी, लेकिन तीसरे दिन एक अनोखी घटना ने सुबह की ओर हिलाकर मुझे रख दिया। एक कार दुर्घटना में शेखर की अचानक मौत हो गई और सुबह का जीवन फिर से एक बार शेखर से जुड़ गया था। सुबह को लेकर तुरंत हम लोग मुंबई पहुंचे तो एक बार फिर वह भूचाल
में घिर गई थी। मुंबई में इतने बड़े इंडस्ट्रीज की मौत का नज़ारा किसी त्योहार से कम नहीं था। सुबह की सुसग आंखों ने पति की मौत का राजस्व ठाट बाट भी संयत मन से सह लिया था। अब इतने बड़े उद्योगपति की विधवा होने का मान सम्मान भी उसके जीवन को त्याग नहीं सकता था। जिसे मुक्ति की कामना वह कर रही थी, वह तो अपने आप ही मिल गई थी, मगर किस ढंग से जीवन को खदेड़ देने वाले मुझसे कहे हुए उस पल भर के सच को क्या वह कभी भूल सकती है, और क्या मैं कभी भूल पाऊंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।